नमस्कार बच्चों, अपन बात कर रहे हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। सबसे पहले बात करें कि कार्बनिक रसायन क्या होती है, किसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विज्ञान की एक ब्रांच है, शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों की स्टडी की जाती है उसे कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब कार्बनिक यौगिकों का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे कार्बनिक यौगिक आए, तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक यौगिक है वो जीव जंतुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसको कहते हैं वाइटल थ्योरी। तो जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया, जिसने बताया कि कार्बनिक यौगिक जीव जंतुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, जबकि यह सिद्धांत पूर्णतया सही नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो वैज्ञानिक था वो था जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिच वोलर। तो वोलर ने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया और वो किससे बनाया? अमोनियम साइनेट से। तो पहला जो फर्स्ट जो कार्बनिक यौगिक था, फर्स्ट सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो था यूरिया। तो पहला सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, और इसका निर्माण किसने किया? वोलर ने किया। किससे किया? उसने अमोनियम साइनेट NH4CnO, अमोनियम साइनेट के द्वारा यूरिया का निर्माण किया, NH2CO NH2। तो प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया है, जिसका निर्माण वोलर ने किया। किससे किया? अमोनियम साइनेट से। तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्लियर? सेकेंड जो सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड था, सेकेंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो दूसरा संश्लिष्ट कार्बनिक यौगिक है वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का संश्लेषण किसने किया? कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने किया। एसिटिक एसिड, और इसका संश्लेषण कोल्बे ने किया। तो क्लियर है? पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया, दूसरा संश्लिष्ट कार्बनिक यौगिक एसिटिक एसिड। इस प्रकार से धीरे धीरे कार्बनिक यौगिकों की स्टडी शुरू हुई। तो ये तो अपन ने बेसिक पार्ट की बात की। अब बात करें कि जो कार्बन है, सबसे पहले कार्बन। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। इसका कार्बन का जो बाह्यतम कोष है वो दूसरा कोष है, ये रहा। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 2 4। कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब कार्बन की जो वैलेंसी है, संयोजकता जिसको अपन कहते हैं, वो 4 होती है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि कार्बन चतुसंयोजी होता है। कार्बन कैसा होता है? टेट्रावेलेंसी। कार्बन चतुसंयोजी होता है। और इसके बारे में सर्वप्रथम केकुले ने बताया कि कार्बन चतुसंयोजी होता है। तो केकुले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कार्बन चतुसंयोजी होता है। कार्बन चतुसंयोजी होता है, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब ये 4 संयोजकता है कार्बन की, वो किस प्रकार से हो सकती है कंपाउंड में? तो या तो चारों एकल बंध के द्वारा कोई समूह जुड़ा हुआ हो, सिंगल बॉन्ड के द्वारा, कोई भी प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो एकल बंध के द्वारा, या तो ऐसे हो सकता है। या फिर कार्बन से एक तो डबल बॉन्ड हो और 2 एकल बंध हो सकता है। कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड और एक एक एकल बंध हो सकता है। तीसरी कंडीशन, या कार्बन के साथ एक तो ट्रिपल बॉन्ड हो और एक एकल बंध, मतलब 4 संयोजकता इस प्रकार से एडजस्ट हो सकती है। या तो चारों एकल बंध हो, एक डबल बॉन्ड, 2 एकल बंध, एक त्रिबंध और एक एकल बंध के रूप में। या फिर यह हो सकता है कि कार्बन के पास 2 डबल बॉन्ड हो। तो ये 4 प्रकार के पैटर्न पॉसिबल है कार्बन के साथ। तो कार्बन जब अपना यौगिक बनाएगा तो इस 4 प्रकार से ही अपने साथ अन्य समूह को जोड़ता है, या तो त्रिबंध से जोड़ेगा, या एकल बंध से, या डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं। क्लियर? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो कार्बन अपने यौगिकों में हमेशा
4 ही बंध बनाता है। तो जब भी अपन कोई कार्बनिक यौगिक बनाएंगे तो कार्बन की संयोजकता पूरी करना आवश्यक है, अदरवाइज वो कंपाउंड गलत हो जाता है। तो ये भी कई बार पूछा हुआ है, कार्बन चतुसंयोजी होता है, किसने बताया? तो ये बात सर्वप्रथम केकुले नामक वैज्ञानिक ने बताया। क्लियर? अब जो कार्बन के पास 4 बंध होते हैं, इस चारों बंध के कारण कार्बन की एक निश्चित ज्योमेट्री बनती है, एक निश्चित ज्यामिति बनती है। तो ये ज्यामिति किस प्रकार से होती है? तो सर्वप्रथम नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आया वो था लीबेल एंड वांट होप। लीबेल व वांट होप ने बताया कि कार्बन की संरचना चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। कार्बन है अपने चारों बंध के द्वारा एक टेट्राहेड्रल विन्यास बनाता है, चतुष्फलकीय विन्यास बनाता है। यह बताया सर्वप्रथम किसने? लीबेल व वांट होप नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो ये भी पूछते हैं कि कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना के बारे में किसने बताया? लीबेल व वांट होप ने। अब जो ये चतुष्फलकीय संरचना कैसे संभव है? तो जैसे ये कार्बन है, इससे एक बॉन्ड ये कार्बन ऐड हो गया, इधर दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। या फिर कोई भी समूह, जैसे मैंने एक्स लिख दिया, इधर कोई वाई समूह, इधर जेड और इधर कोई भी समूह ए लिख दिया। तो इस प्रकार से कार्बन एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, चतुष्फलकीय ज्यामिति बनाता है, जिसके द्वारा 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एकल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंध जो एक सहसंयोजी बंध होता है। तो इस प्रकार से 4 सिग्मा बंध बनते हैं इस प्रकार से, और एक चतुष्फलकीय आकृति बनती है। इस चतुष्फलकीय आकृति में ये जो बॉन्ड एंगल होता है, बंध कोण जिसको अपन कहते हैं, बॉन्ड एंगल, बंध कोण, और इसका मान 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। तो चतुष्फलकीय संरचना में बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। क्लियर? तो इस प्रकार कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना। इसके अलावा कार्बन जब 4 एकल बंध है तो वो किस किस प्रकार से जुड़ सकता है? या तो चारों एकल बंध इस प्रकार से हो सकते हैं, इस प्रकार की ज्योमेट्री बना सकता है, जिसको कहते हैं एक तरह से स्क्वायर हो गया और एक ही प्लेन में है, तो स्क्वायर प्लेनर। ये हो ज्यामिति अगर ऐसी है तो इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति, वर्गाकार समतलीय ज्यामिति। या फिर तीसरी कंडीशन की जो कार्बन है इससे 4 वैलेंसी इस प्रकार से हो सकती है, इस प्रकार की आकृति, जिसको अपन क्या कहते हैं? स्क्वायर पायरेमिडल ज्योमेट्री कह सकते हैं। यहाँ पे मान लो कोई लोन पेयर हो तो इस प्रकार स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पायरेमिडल या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना होती है। इसके बारे में किसने बताया? लिबेल व वांट होप नामक वैज्ञानिक ने। अब बात करें कि ये जो संरचनाएं आती है वो किस प्रकार से आती है, तो सिग्मा और पाई बंध की बात करते हैं अपन। तो कार्बन के पास जो सिग्मा बंध बनता है, कि जैसे मान लो सिग्मा बॉन्ड, तो कैसे बनता है? तो सिग्मा बंध का निर्माण ये अपन को पता है कि अतिव्यापन से होता है। अब वो अतिव्यापन कौन सा है? एस एस अतिव्यापन, एस पी, पी पी अतिव्यापन, या कोई अन्य अदर ओवरलैपिंग के द्वारा। तो इसका निर्माण अतिव्यापन से होता है, ओवरलैपिंग से होता है। क्लियर? और जो अतिव्यापन है, जैसे मैं लिखूं कि एस एस अतिव्यापन, इसका मतलब 2 एस कक्षक आपस में मिल करके, एक एस दूसरा एस कक्षक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ऐसे ही एस पी अतिव्यापन, इट मीन्स एक एस और एक पी कक्षक, एक तो एस कक्षक ले लिया और एक पी कक्षक।
इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे बात करें पीपी अतिव्यापन, ये भी दो प्रकार का होता है, एक पीपी समाक्षीय, एक पीपी समपार्श्विक। एक तो हो सकता है पीपी समाक्षीय और एक होता है पीपी समपार्श्विक। पीपी समाक्षीय को बोलते हैं पीपी कोएक्सियल ओवरलैपिंग और इसको बोलते हैं पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो पीपी समाक्षीय में क्या होता है कि दो पी कक्षक अक्षीय रूप से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है, एस कक्षक की आकृति गोलाकार, जो अपन ने पूर्व में पढ़ चुके हैं। ऐसे पीपी समपार्श्विक, तो इसमें क्या होता है कि कक्षकों की पालियां इस प्रकार से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाती है। तो पाई बंध का निर्माण पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग से होता है। बाकी सिग्मा बंध का निर्माण कोई से भी अदर ओवरलैपिंग से पॉसिबल होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये जो सिग्मा बंध है एक तरह से ये सहसंयोजी बंध है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनों के साझा से जो बॉन्ड बनता है वो सहसंयोजी बंध कहलाता है। तो ये सिग्मा बंध एक तरह से कोवलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बंध होता है। तो सिग्मा बंध के आधार पर अपन अणु की ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें सजातीय श्रेणी क्या होती है, होमोलोगस सीरीज। तो संरचनात्मक गुणों में समानता रखने वाले यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूं कि संरचनात्मक गुणों में समानता रखने वाले यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में लिखते हैं। अणुभार के बढ़ते क्रम में लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक श्रेणी मिलती है और इसी श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्लियर? होमोलोगस सीरीज, संरचनात्मक गुणों में समानता रखने वाले यौगिकों को अणुभार के बढ़ते क्रम में लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब इस सजातीय श्रेणी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहले इसकी विशेषताएं, तो सबसे पहली विशेषता तो इनमें क्या होता है कि CH2 समूह का अंतर होता है। दो सहजातों के मध्य CH2 समूह का अंतर पाया जाता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, सहजातों के मध्य अणुभार 14 का अंतर होता है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि सजातीय श्रेणी में दो सजातों के मध्य अणुभार 14 का अंतर होता है। क्लियर? तीसरा है सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं। थर्ड है इनके जो भौतिक एंड रासायनिक गुण समान होते हैं। सजातीय श्रेणी में सजातों के भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं और इनका सामान्य सूत्र एक समान होता है। जैसे मान लो एल्केन की बात करें तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। तो सभी सजातीय श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र यही होता है। जैसे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये आपस में सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं तो इनमें सबका सूत्र एक समान होता है। ऐसे ही एल्कीन की बात करें अपन तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो सभी सहजातों के लिए सामान्य सूत्र समान होता है एक श्रेणी के। ऐसे ही एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का होता है CnH2n-2। तो सजातीय श्रेणी की कुल 4 विशेषताएं हैं। पहली कि CH2 समूह का अंतर होता है, अणुभार 14 का अंतर होता है, भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं
और इनके संरचना सूत्र एक जैसे, एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों के संरचना सूत्र समान होते हैं या सामान्य सूत्र समान होते हैं। क्लियर?